अध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी जी, विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर जी कुछ ही देर में वे ज्वाइन करेंगे। हिंदी से प्यार है के संस्थापक माननीय अनूप भार्गव जी, वे भी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। हमारे आज के वक्ता बुल्गारिया से डॉक्टर मैना कौशिक जी, रशिया से श्रीमती बेस्चुक यूलिया व्लादिमीरोवन जी, बांग्लादेश से श्री अजय रंजन दास जी, हमारी छात्र प्रतिभागी बुल्गारिया से सुश्री स्टेफानी निकोलोवा दिमित्रोवा जी, रशिया से सुश्री एलिना वादिमोवना गुलेविच जी, बांग्लादेश से सुश्री रसना हसना हेना जी, जूम से हमारे साथ जुड़े सभी सम्माननीय महानुभावों तथा छात्रगण, फेसबुक पर इस कार्यक्रम को देख रहे दर्शकगण, तकनीकी सहयोग दे रहे हमारे मित्र, सभी हिंदी प्रेमियों, सादर सप्रेम नमस्कार। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस शिक्षा, तृतीयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वाधान में तथा हिंदी से प्यार है भारत विद्या विभाग, सोफिया विश्वविद्यालय बुल्गारिया, रविंद्रनाथ ठाकुर पाठशाला सेंट पीटर्सबर्ग रशिया और हिंदी विभाग आधुनिक भाषा संस्था ढाका विश्वविद्यालय बांग्लादेश के सहयोग से आयोजित हिंदी साहित्य में अभिरुचि भाग 4 हिंदी कविता आभासी कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जब भी हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि कविता क्या है, तब हमें वर्ड्सवर्थ की वह पंक्ति याद आती है, पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स। यदि साहित्य समाज का दर्पण है तो कविता हृदय की तर्पण है। इसीलिए तो प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत ने कहा था, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। आज के कार्यक्रम में साहित्य की सबसे पुरानी विधा कविता को लेकर चर्चा करेंगे। आज की मुख्य अतिथि वक्ताओं तथा प्रतिभागियों का स्वागत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को। आप विश्व हिंदी सचिवालय के कार्यक्रमों के माध्यम से सभी हिंदी प्रेमियों को जोड़ने का अनवरत प्रयास कर रही हैं। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि इसी 3 और 4 अगस्त को विश्व हिंदी सचिवालय के सभागार में एक भव्य 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इससे हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने का आपका संकल्प सिद्ध होता है। स्वागत भाषण के लिए आपका स्वागत है डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। धन्यवाद डॉक्टर काशीनाथ जी। अध्यक्ष महोदया, सम्माननीय वक्तागण, प्रतिभागीगण और साहित्य प्रेमियों, सादर सप्रेम नमस्ते। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि का यह चौथा भाग हिंदी कविता पर आधारित है। मैं सबसे पहले कार्यक्रम की अध्यक्षा प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी जी का स्वागत करती हूँ। आप विश्व प्रसिद्ध कवयित्री हैं। आपकी दृष्टि में कविता क्या है? हिंदी कविताओं का रसास्वादन सही ढंग से कैसे किया जा सकता है और अच्छी कविता लिखने का मार्ग क्या है? इन पर आप अपने विचार प्रकट करेंगी। मैं यह बताना चाहूंगी कि प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी जी जब सामान्य रूप से किसी से वार्तालाप करती हैं, तब भी
उनके बोल भाव, सौंदर्य और रस से भरे हुए होते हैं। उनकी हर बोली कविता जैसी लगती है। प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी जी का कार्यक्रम में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी हमारे साथ कुछ समय में जुड़ेंगे। आप अपनी अनुभूतियों और संवेदनाओं को बहुत ही व्यावहारिक रूप से कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इस समय आप यात्रा पर निकले हुए हैं, परंतु कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में आपने अपनी उपस्थिति देना सहर्ष स्वीकार किया है। आपका हम दिल से स्वागत करते हैं और यह आशा करते हैं कि आपकी ओर से भी हम एक कविता का आनंद अवश्य उठाएंगे। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा के साथ हिंदी साहित्य भी पढ़ाया जाता है। बल्गारिया, रशिया और बांग्लादेश के हिंदी शिक्षक हमें बताएंगे कि उनके देश में तथा उनके विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में काव्य शिक्षण की कैसी व्यवस्था है। बल्गारिया से डॉक्टर मोना कौशिक जी, रशिया से डॉक्टर बेशचुक यूलिया व्लादिमीरोवन जी और बांग्लादेश से श्री अंजय रंजन दास जी का मैं खुले दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम में बल्गारिया से कुमारी निकोलोवा दिमित्रोवा, रशिया से कुमारी एलिना वानिमोवना गुलेविच और बांग्लादेश से कुमारी रसना हसनाहिना जी का भी स्वागत किया जाता है। यह जानकर हमें खुशी हुई कि प्रतिभागियों में से एक छात्रा ने एक कविता भी लिखने की कोशिश की है, जिसे वे प्रस्तुत करेंगी। कविता लिखने में यदि सुख की अनुभूति होती है तो यहीं से एक कवि का जन्म होता है। हम मानते हैं कि हर कोई कवि नहीं बन सकता, परंतु अपनी कलम आजमाने का प्रयास हर व्यक्ति कर सकता है और अभ्यास से कविता में अवश्य ही निखार आता है। हमारी कामना है कि कविता पठन और लेखन दोनों के प्रति युवाओं के मन में लगाव बढ़े। जहां भी उन्हें हिंदी कविता मिल जाए वे उन्हें पढ़ें और उनकी विशेषताओं को समझने की कोशिश करें। कौन सी नई कविता लिखी जा रही है और कैसे लिखी जा रही है, इसकी जानकारी वे रखें और अच्छी कविताएं लिखकर विश्व हिंदी सचिवालय के कार्यक्रमों में प्रस्तुत करने का प्रयास करें। आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूँ और सबसे विनम्र आग्रह करती हूँ कि आप हिंदी भाषा और हिंदी कविता के साथ अधिक समय बिताएं, काव्य लेखन में भी अपनी लेखनी आजमाएं और हिंदी साहित्य को समृद्ध करें। बहुत धन्यवाद। स्वागत भाषण के लिए विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। अधिक विलंब न करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आज की हमारी प्रथम छात्र प्रतिभागी सुश्री स्टेफानी निकोलोवा दिमित्रोवा जी को। आप बल्गारिया से हैं और आप बीए प्रथम भाग में हिंदी की छात्रा हैं। मंच पर आपका स्वागत है। आप सभी को बल्गारिया मेरा सादर नमस्ते। मेरा नाम स्टेफनी है। मैं बल्गारिया के गुदेच नगर में रहती हूँ। मैं प्रथम वर्ष की छात्र हूँ। प्रथम वर्ष स्नातक उत्तीर्ण कर अब अक्टूबर माह से मैं द्वितीय वर्ष में जाऊंगी। भारत को जानना समझना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इंडोलॉजी विभाग में प्रवेश लिया। हम यहाँ भाषा और साहित्य ही नहीं वरन इतिहास और संस्कृति के विषय में भी पढ़ते हैं।
विश्व हिंदी दिवस में मैंने भाग लिया और सिक्किम प्रदेश की जोंक भाषा पर अपने विचार हिंदी में रखे। मुझे कविताएं पसंद हैं। बल्गारिया के लोकप्रिय कवियों को मैं पढ़ती रहती हूँ। हिंदी की कविताओं को पढ़ने के लिए मैं उत्सुक हूँ। आज मैं हिंदी में प्रसिद्ध कवि श्री कुंवर नारायण जी की 2 कविताएं आपके सम्मुख पढ़ूंगी। तत्पश्चात मैं स्वरचित कविता ओ मेरे गांव का पाठ करूंगी। डॉक्टर मोना कौशिक जी ने मुझे कविता लिखने की प्रेरणा दी। उन्हें धन्यवाद। प्रथम कविता का शीर्षक है नदी के किनारे। हाथ मिलाते ही झुलस गई थी उंगलियां, झुलस गई थी उंगलियां। मैंने पूछा कौन हो तुम? मैंने साहस किया खेलूंगा आग से, खेलूंगा आग से। धूप में जगमगाती हैं चीजें, धूप में जगमगाती हैं चीजें। धूप में सबसे कम दिखती हैं चिराग की लो। धूप में सबसे कम दिखती है चिराग की लो। कभी कभी डर जाता हूँ, कभी कभी डर जाता हूँ अपनी ही आँख से। जैसे डर बाहर नहीं, अपने ही अंदर हूँ। आँख में पकती रोटियां, आँख में पकती रोटियां। आँख में पकते मिट्टी के खिलौने, आँख में पकते मिट्टी के खिलौने। आग का वादा फिर मिलेंगे, आग का वादा फिर मिलेंगे नदी के किनारे। हर शाम इंतजार करती है आग, हर शाम इंतजार करती है आग नदी के किनारे। अगली कविता का शीर्षक है बाकी कविता। पत्तों पर पानी गिरने का अर्थ पानी पर पत्ते गिरने के अर्थ से भिन्न है। पत्तों पर पानी गिरने का अर्थ पानी पर पत्ते गिरने के अर्थ से भिन्न है। जीवन को पूरी तरह पाने, एक पूरा और पूरी तरह दे जाने के बीच, और पूरी तरह दे जाने के बीच एक पूरा मृत्यु चिन्ह है, एक पूरा मृत्यु चिन्ह है। बाकी कविता शब्दों से नहीं लिखी जाती, शब्दों से नहीं लिखी जाती। पूरे अस्तित्व को खींचकर, पूरे अस्तित्व को खींचकर एक विराम की तरह कहीं भी छोड़ दी जाती है, कहीं भी छोड़ दी जाती है। अंत में मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूंगी। उसका शीर्षक है ओ मेरे गांव। मेरे प्रिय गांव, तू सो रहा है कुम श्रृंग तले शांति से, किंतु तुझे देखना है तेरी भूमि पर क्या क्या हो रहा है। तेरे उष्ण मासों में गोधूम की बालियों को सूर्य बुलाता है।
कटाई का समय आ गया और कृषक हो गया है व्यस्त। ओ मेरे गांव, पर तू देख नहीं पाया, क्यों है नींद बहुत आती है, पर फिर भी वे करते हैं काम, क्योंकि जानते हैं निष्क्रिय को नहीं मिलता दाना। आंग का करते हैं श्रम। ओ मेरे प्रिय गांव, तेरी प्रकृति, तेरी सूर्य है निष्ठुर। तेरी प्रकृति, तेरा सूर्य है निष्ठुर। आज पतझड़ सब और पीत नारंगी चित्र, फिर हेमंत सर्वत्र हिम, हिम ही हिम। सूला दिया घास को, वृक्ष को, फसल को। श्वेत ऋतु जितनी सुंदर उतनी लंबी, जैसे अबाबिल की पूंछ। कृषक, अथक कृषक कर चुके हैं अपना काम, कर चुके हैं अपना काम, और हैं घर पर, और हैं घर पर गाय भेड़ पक्षी के साथ। और अंत में आता है वो समय जब सोते हैं शांति से तेरी खोख में, तेरे समान। जानते हैं अब है उनके पास उनकी अपनी मेहनत से पर्याप्त गेहूं और धान। ओ मेरे गांव, मेरे प्रिय गांव, तू सो रहा है कोम श्रृंग तले। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। हिंदी धन्यवाद। कविता पर एक अपनी अभिव्यक्ति तथा अपनी कविता सुनाने के लिए हम सुश्री स्टेफानी निकोलोवा दिमित्रोवा जी को आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच रशिया से सुश्री एलिना वादिमोवना गुलेविच जी हैं। आप रशिया में रवीन्द्रनाथ ठाकुर पाठशाला की छात्रा हैं और आप ग्रेड 11 में पढ़ती हैं। हिंदी भाषा के साथ साथ कोरियाई, जापानी तथा चीनी भाषाओं में भी आपकी अभिरुचि है। आप फिल्मों में अभिनय भी करती हैं। आज के विषय पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अलीना है। मैं रविंद्रनाथ ठाकुर नामक हिंदी स्कूल नंबर 653 की 11 कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं लोगों के लिए भारत के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता पेश करने वाली हूँ। हरिवंश राय बच्चन। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी, नव किरणों का रात सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरण स्वारों की पोषक धारी। आ रही रवि की सवारी, विहाग बंदी और चारण, गा रही है कीर्ति गान। और मेरे भाग्य तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलूं बिछाए के, पार दिखा रहे हैं, रात का राज का रहे, रहमान बात का दिखा रहे, आ रहे रवि। मुझे लगता है कि हरिवंश राय बच्चन हमारे समाज के सबसे महान कवि है।
आ रही रवि की सवारी, कविता मेरे अंदर असामान्य भावनाएं जाती है। सूरज की किरणें, प्रशंसात्मक गीत, ये सब मिलकर गर्मजोशी और खुशी के माहौल का एहसास करा रहे हैं। पूरी कविता में कुछ जादू, उदारता, अलौकिक महसूस हो रहे हैं। मैं कल्पना करती हूँ कि इस कवि के साथ मैं कमलन से बाहर पाथ पर चल रही हूँ। मेरे लिए यह रास्ता इस का प्रतीक है कि हम पृथ्वी पर केवल एक छोटी सी यात्रा के लिए आए हैं। इसलिए जल्दबाजी और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन का आनंद लेने, गाड़ी साथ लेने और रास्ते में फूलों की सुगंध सुनिश्चित करने की जरूरत है। बहुत सुंदर। हिंदी कविता सुनाने के लिए, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता सुनाने के लिए और इस सुंदर एवं सराहनीय प्रस्तुति के लिए सुश्री एलिना वानिमोवना गुलेविच जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी कविता पर अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं बांग्लादेश से सुश्री रसना हसना हेना जी। आप बांग्लादेश में ढाका विश्वविद्यालय के आधुनिक भाषा संस्थान के हिंदी विभाग की छात्रा हैं। मंच पर आपका स्वागत है। सम्मानित मंच को सादर प्रणाम। मैं रसना हसना हेना ढाका बांग्लादेश से इस कार्यक्रम से जुड़ी सभी को नमन करती हूँ। सबसे पहले मैं विश्व हिंदी सचिवालय के आदरणीय महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधरी मैडम को और ढाका विश्वविद्यालय के मेरे आदरणीय हिंदी शिक्षकों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ मुझे इस मंच पर प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान करने के लिए। व्यक्तिगत जीवन में मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और हिंदी साहित्य के प्रति मेरी दिलचस्पी के कारण मैं पिछले 2 वर्षों से औपचारिक रूप से ढाका विश्वविद्यालय के आधुनिक भाषा संस्थान के हिंदी विभाग में हिंदी सीख रही हूँ। अभी तक हमने कई हिंदी कविताओं का अध्ययन किया है, जिनमें से विशेष रूप से उल्लेखनीय है भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कलम आज उनकी जय बोल, मिर्च का मजा, रश्मिरथी महाकाव्य से वर्षों तक वन में घूम घूम, उर्वशी महाकाव्य से कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, कुंवर नारायण की एक माँ की बेबसी, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी, सोहनलाल द्विवेदी जी की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। इनमें से मैं मेरी सबसे प्रिय कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मिरथी महाकाव्य से वर्षों तक वन में घूम घूम कविता प्रस्तुति देना चाहती हूँ। प्रस्तुति देने से पहले मैं इस कविता के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण पांडव का अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद जब राज्य बंटवारे का संदेश दुर्योधन के पास लेकर जाते हैं, तब दुर्योधन एक तीन मात्र भी देने से मना कर देता है और श्री कृष्ण को अपमानित भी करता है। इसी प्रसंग को श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने अतुलनीय वर्णन किया है। आप सभी कविता का आनंद लीजिए। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैची की राह बताने को, सबको सुमट पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, विषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसे ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समझ की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असत साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया,
अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा कर साध मुझे, हा दुर्योधन बाध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संहार सकल। अमृतम फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदियाचल मेरा दीप्त भल, भूमंडल बक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है। दीप्त जग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुंह के अंदर। दिग्ध तो दिशा कान देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चार अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सरसेन्दु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपाति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंद्र भर लोकपाल। जंजीर बड़ा कर साधिने, आहा दुर्योधन बाधिने। भूलो कतल पाताल देख, गातर अनगत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहा तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पथ के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। जिह्वा से कौरती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मुड़ता हूँ लोचन, सा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बाध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बात कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बरनी पकड़। फनशेष नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबान बूंद से छूटेंगे। बायस सिगल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विधुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। हिंदी कविता पर अपनी मनोरम प्रस्तुति देने के लिए सुश्री रसना हसना हेना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए और सभी छात्र प्रतिभागियों के लिए हृदय से यही शुभकामना निकलती है। फूल मतो फूटे उठो, दीप मतो ज्वले उठो। अर्थात आप फूलों के समान मुस्कुराती रहिए और दीपकों के समान सभी को आलोकित करते रहिए। जहां भी कविताओं की बात होती है, वहां मन में भावनाओं के हिलोरे की तरंगिनी का आभास होने लगता है। जहां पूर्व में कविता लेखन के लिए विशिष्ट ज्ञानार्जन की आवश्यकता होती थी और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए आचार्यों की अनुकंपा प्राप्त करना अनिवार्य होता था, आज हिंदी कविता में बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। आज रस, छंद और अलंकारों की सीमाओं को तोड़कर भावनाओं के प्रवाह को केंद्र में रखकर कविताएं लिखी जा रही हैं। फिर भी आज भी अर्थपूर्ण शब्द ही कविता कहलाते हैं। शब्दार्थों सहित काव्यम आज भी सार्थक हैं। हमारे आज के वक्ता कविता के बदलते परिमाणों, उसकी विशेषताओं तथा उसके चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति कौशल पर अपने विचार व्यक्त करने आ रहे हैं। हिंदी कविता पर विचार व्यक्त करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं बुल्गारिया से डॉक्टर मैना कौशिक जी को। आप भारत विद्या विभाग सेंट क्लेमो कोडिस्की सोफिया विश्वविद्यालय में हिंदी व्याख्याता हैं। आप लेखिका, कवयित्री, अनुवादक
तथा एक समर्पित हिंदी सेविका हैं। आप कई पुस्तकों का प्रकाशन कर चुकी हैं। आप भारतीय संस्कृति के प्रचार में भी अपना सक्रिय योगदान दे रही हैं। उल्लेखनीय है कि आपने बुल्गाराई भाषा में हनुमान चालीसा का भी लिप्यांतरण किया है। मंच पर आपका स्वागत है मैडम। स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार अनूप जी, प्रणाम। आपको अभी अभी देखा तो विश्व हिंदी सचिवालय और आप सभी का बहुत बहुत आभार, और बल्गारिया से हमें इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए डॉक्टर माधुरी राम धारी जी, जिनकी सुमधुर वाणी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे हमारी बात हुई, और उसके अलावा मैं डॉक्टर प्रोफेसर कृष्ण कुमार झा जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने बल्गारिया में अपने प्रवास के दौरान अपनी सहजता, सरलता और अपने ज्ञान से हम सभी लोगों का मन जीत लिया और हमें आपसे जोड़ा। समय सीमा क्योंकि बहुत कम है, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ। लेकिन मैं आज बल्गारिया के सोफिया विश्वविद्यालय में हमारे विभाग में हिंदी कविता किस प्रकार से पढ़ाई जाती है या पढ़ाई भी जाती है, उस पर ही अपनी बात कहना चाहूंगी। अनूप जी के ने एक वेबिनार में कहा था कि विश्वविद्यालय और विद्यालयों से इतर संस्थाएं भी भाषा को आगे बढ़ा रही हैं, हिंदी को जोड़ रही हैं। तो उन संस्थाओं के विषय में आज बात नहीं करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ सोफिया विश्वविद्यालय के भारत विद्या विभाग के बारे में। तो सिर्फ सोफिया विश्वविद्यालय, तो हमारा विभाग शास्त्रीय एवं आधुनिक संकाय का हिस्सा है, और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है ये बताते हुए कि हम इस वर्ष 40 वर्ष के हो रहे हैं। यह विभाग अपनी स्थापना के 40 वर्ष पूरा कर रहा है। एक पूर्वी यूरोप में बल्गारिया में यह संस्थान न केवल अपनी ऊंचाइयों पर है, और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे जो सहयोगी हैं वे विश्व स्तरीय इंडोलॉजिस्ट हैं, भारतविद हैं। हमारे विभाग में हिंदी भाषा के अध्यापन का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी क्रमशः ऐसी भाषिक योग्यता प्राप्त कर सके कि वे स्वयं ही हिंदी भाषा की भिन्न भिन्न शैलियों की रचनाओं, जिनमें आधुनिक कवि हैं, लेखक हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उपन्यास हैं, उनके जो उनके अंश या वे संपूर्ण उपन्यास को भी या कहानियों को, कविताओं को न केवल पढ़ सके, समझ सके, बल्कि उनका अनुवाद भी कर सके। तो प्रथम वर्ष के आरंभ में ये विद्यार्थी भाषा सीखते हैं। हमारे विद्यार्थी बल्गारियाई हैं, और उनके साथ में किसी भी प्रकार का भारतीय जो माहौल है या डायस्पोरा है वो नहीं जुड़ा हुआ है। तो प्रारंभिक हिंदी की जो कक्षा है उसमें प्रथम 6 दिनों में हर दिन 6 शैक्षिक घंटे हम मौखिक अभ्यास और उच्चारण के साथ साथ धीरे धीरे देवनागरी लिपि का अभ्यास करवाते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपने देखा कि स्टेफनी जो अभी 12 जिन्होंने 8 या 9 महीने हिंदी पढ़ी है, वे कितने सुंदर उच्चारण के साथ अपनी बात कह पा रही हैं। और जब इन्होंने अपनी कविता लिखी और मुझे उन्होंने भेजी, तो बोली कि अगर आप उसमें कुछ संशोधन करेंगी तो कृपया तद्भव शब्दों का प्रयोग करें। ये हमारी बातचीत में इस प्रकार से हमारी बातचीत होती है
प्रोफेसर मिलेना ब्रतोएवा का उल्लेख यहाँ मैं करना चाहूंगी अब, क्योंकि हम हिंदी कविताओं पर बात करना चाहते हैं। तो वे आधुनिक हिंदी साहित्य की हिंदी साहित्य को विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं, उनसे उसका परिचय कराती हैं, जिसमें कवि भी हैं और नए नए कवि और नए लेखक हैं। हमारी एक और दूसरी सहयोगी हैं वान्या जी, उन्होंने कहा था कि हिंदी, वो या यूं कहें कि वो कहती हैं कि हिंदी कविता को पढ़ने और पढ़ाने के लिए पहले उसे समझना और उसे आत्मसात करना बहुत आवश्यक। तो वे लगातार हिंदी कविताओं का अनुवाद कर रही हैं। उसके अलावा मिलेना जी ने यहाँ लगातार कुंवर नारायण जी की बात हो रही है, उन्होंने हिंदी उनकी कविताओं का बल्गारियन भाषा में अनुवाद किया और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया क्लब है यहाँ पर, जिन्होंने उनके यूट्यूब चैनल पर यह अनुवाद उपलब्ध है। उसके अलावा मुक्ति बोध, धूमिल, जैसे हसना जी ने कहा, सोहनलाल चतुर्वेदी भी, निराला प्रसाद, महादेवी वर्मा, यहाँ तक कि अमृता प्रीतम जी भी, उनकी कविताओं का अनुवाद लगातार हो रहा है। और पंकज शर्मा जो नए कवि हैं, उनका अनुवाद, उनको भी, उनका परिचय भी हमने अपने विद्यार्थियों से करवाया। युवा भारतविद हैं अलेक्जेंडर बुगदानो, वो भी लगातार हिंदी कविताओं को, जो ये बल्गारियन हमारे छात्र हैं, उनको उनसे साझा कर रहे हैं। ज्योत्सना मिलन जी की कविताओं का उन्होंने बहुत ही सुंदर अनुवाद किया है। तो अनुवाद संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। यहाँ पर अलग अलग कवियों की कविताओं का अनुवाद हुआ है। अपनी कक्षा में हम प्रयास करते हैं पहले वर्ष से ही छोटी बाल कविताओं के माध्यम से हमारे भाषा को समझाया जाए हमारे छात्रों को। तो उसमें आप लोगों को भी याद होगी एक कविता, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। तो उस कविता का मैं पाठ करवाती हूँ, उससे उनको बोलने का अभ्यास भी होता है और सुनने का अभ्यास भी होता है। अगर मुझे लगता है मेरे 5 मिनट शायद समाप्त हो रहे हैं, तो इस समय मैं अपनी बात को, मतलब मेरे पास कहने के लिए बहुत है, और एक, क्योंकि मैं कविता भी लिखती हूँ और मैं लेकिन आज हमारी भाषा जो हमारा जो विषय है, हम उसी पर रहते हैं। और हिंदी काव्य को ऐसे देशों में जहाँ पर उसको लिखने वाले नहीं हैं, जहाँ उसको अनुवाद के बिना समझना बहुत मुश्किल है, वहां पर हम सभी मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी कविता सभी लोगों तक यहाँ पर पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी कि आपने हमें बुलाया, और आशा है आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। नमस्कार। धन्यवाद मैडम। हिंदी कविता शिक्षण के विविध आयामों को उजागर करने के लिए बुल्गारिया से डॉक्टर मैना कौशिक जी को कोटिशः धन्यवाद। हमारी आज की अगली वक्ता रशिया से श्रीमती बेस्चुक यूलिया व्लादिमीरोवन जी हैं। हिंदी के साथ साथ बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषाओं पर आपका पूर्ण अधिकार है। आप सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया के रविन्द्रनाथ ठाकुर पाठशाला में छात्रों को हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ाती हैं। अनुवाद के क्षेत्र में आपका योगदान जितना सराहनीय है, उतना ही आप भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में सक्रिय हैं। आप कुचिपुड़ी, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शिक्षिका भी हैं। आप हिंदी कविताओं तथा कहानियों की रचना भी करती हैं। मंच पर आपका स्वागत है मैडम। नमस्कार सभी को। आदरणीय दोस्तों, हिंदी कविता नामक इस सम्मेलन में भाग लेने के निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं
जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मेरा नाम यूलिया बिशुक है। मैं रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के हिंदी स्कूल में 30 साल तक हिंदी भाषा पढ़ाती हूँ। यह पूरे रूस में एकमात्र स्कूल है जहां हिंदी भाषा रूसी बच्चे सीखते हैं। इस स्कूल को अभी तो 65 साल हो चुके हैं और 2014 में इसको महान भारतीय कवि और लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम रखा गया है। तो हमारे छात्र केवल हिंदी भाषा ही नहीं बल्कि साथ में भारतीय कवियों और लेखकों की रचनाएं भी सीखते हैं। साथ साथ में वे भारतीय साहित्य, इतिहास और परंपराओं को भी परिचय पाते हैं। हम जो अध्यापक हैं उनको भारत से पूरी तरह परिचय कराने की कोशिश करते हैं। हमारे स्कूल में करीब 600 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से करीब 350 बच्चे हिंदी सीखते हैं। बात यह है कि हमारे बच्चे 5वीं कक्षा से यानी 11-12 साल की उम्र से हिंदी सीखने लगते हैं। तो हम सोचते हैं कि भाषा सीखते हुए वे जरूर भारतीय कविताओं से परिचय कराना, उनको जरूर परिचय कराना चाहिए। तो हम ऐसे सोचते हैं कि कविताओं का स्थान बहुत महान और बड़ा होना चाहिए हमारे शिक्षण में। सबसे पहले हमारे बच्चे भारतीय त्योहारों होली और दिवाली जो हमारे स्कूल में भी मनाए जाते हैं, छोटी सी कविताएं सीखते हैं और पेश करते हैं। बाद में मशहूर कवियों की बारी आती है। 10वीं 11वीं कक्षा के बच्चे तो नहीं, विद्यार्थी उन महान कवियों के रचनाएं सीखते हैं जैसे हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, गुलजार, जयशंकर प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी आदि रचनाएं पढ़ते हैं। हिंदी में अनुदित रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताएं भी पढ़ते हैं। मेरे विचार से कविताएं पढ़ते पढ़ते और रूसी भाषा में अनुवाद करते करते हमारे बच्चों को बहुत सी जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि भारतीय परंपराओं के, लोगों के रहन सहन के, और हिंदी, संस्कृत और उर्दू शब्द जो कविताओं में जरूर मिलते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन कवियों के सृजन वैसे तो हम भी उनको परिचित कराते हैं, लेकिन उनको पढ़ने में हमारे बच्चों को कुछ कठिनाई भी मिलती है, क्योंकि उनको ऐसी गहरी जानकारियां नहीं है हिंदू धर्म या कुछ रीति रिवाजों के और पुराने भाषाओं जैसे भोजपुरी और अवधी। लेकिन फिर भी तुलसीदास, मीराबाई या कालिदास के सृजन से हम छोटी सी मात्रा में उनको भी, हमारे बच्चों को भी परिचित कराते हैं। और 6ठी या 7वीं कक्षाओं के बच्चे तुलसीदास के रामायण के कुछ टुकड़े भी पढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको भारतीय साहित्य और संस्कृति पसंद है। आज तो हमारे स्कूल में छुट्टियां हैं, इसलिए केवल मेरी एक ही छात्रा जिसका नाम एलिना है, जो 11वीं कक्षा में पढ़ती है, सिर्फ उसने भाग लिया है आपके इस बहुत ही अच्छे सम्मेलन में। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि जब स्कूल साल पूरा हो जाएगा तो हम अपने बच्चों को मिलाकर आपको जरूर उनके रिपोर्टिंग्स भेज देंगे, जो हमारे बच्चे कर लेंगे, जहाँ वे अलग अलग भारतीय महान कवियों के कविताएं पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे स्कूल में जो कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे बच्चे वहाँ हिंदी गाने गाते हैं और हिंदी कविताओं को भी पेश करते हैं।
और अभी अगर मेरे पास कुछ समय है तो मैं अपने एक प्रिय कवियों में से गुलजार की एक छोटी सी कविता पढ़ लूंगी जो मुझे बहुत ही पसंद है। ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था, तेरे लिए रातों में चांदनी उगाई थी, क्यारियों में खुशबू की रोशनी लगाई थी, जाने कहाँ टूटी है डोर मेरे ख्वाब की, ख्वाब से जाएंगे सोचा तो नहीं था, शमियाने शामों के रोज ही सजाए थे, कितनी उम्मीदों के मेहमान बुलाए थे, आके दरवाजे से लौट गए हो, यूं भी कोई आएगा सोचा तो नहीं था। वैसे तो मुझे लगता है कि हिंदी कविता ये पूरे भारतीय या हिंदी साहित्य का इतना बड़ा और महान भाग है जो जिसके बिना पूरा साहित्य को लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे विद्यार्थी भी इस हिंदी कविता को अच्छी तरह समझ सके और उसको रूसी में भी अनुवाद कर सके, ताकि जो लोग हिंदी भाषा नहीं जानते उनको भी भारतीय या हिंदी कविता से भी परिचय हो जाए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत खुश हूँ कि इस छोटी सी दुनिया में इतने बड़े दोस्तों से बड़े अच्छे लोगों से मुलाकात और परिचय हो गई है। सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हिंदी कविता के महत्वपूर्ण पक्षों और एक सुंदर हिंदी कविता सुनाने के लिए हम रशिया की श्रीमती बेस्चुक यूलिया व्लादिमीरोवन जी को धन्यवाद देते हैं। जहां कविता की बात हो वहां कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात न हो तो अधूरा लगता है। जहां आमी चिनिगो तुम्हारे ओगो विदेशिनी मरण रे तुमी मोर शाम समान तथा जखन पौरबे मोर ना मोर पायर चिन्हो ए बाते में रहस्यवाद एवं आध्यात्म की पराकाष्ठा का आभास होता है। वहीं खांचार पाखी छिलो सोनार खांचा तीते बोनेर पाखी छिलो बोने कविता में परतंत्रता से मुक्ति की छटपटाहट दिखती है। इसी कवि की मातृभाषा से जुड़े हमारे समक्ष उपस्थित हो रहे हैं श्री अंजय रंजन दास जी। आप बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय के आधुनिक भाषा संस्थान के हिंदी विभाग के व्याख्याता हैं। आपको हिंदी से संबद्ध कई प्रतियोगिताओं में पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। आप हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मंच पर आपका स्वागत है श्री अंजन रंजन दास जी। सम्मानित मंच का सादर प्रणाम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी को नमन करता हूं। सबसे पहले मैं हिंदी विभाग आधुनिक भाषा संस्थान ढाका विश्वविद्यालय की ओर से विश्व हिंदी सचिवालय के आदरणीय महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी मैडम को के प्रति तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। हमारे होनहार विद्यार्थी हासना हैना जी को, जिन्होंने आपको अपनी थोड़ी देर पहले सुनी है, उनको प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान करने के लिए तथा मुझे कुछ बोलने का मौका देने के लिए, साथ ही मैं कुशल मंच संचालन के लिए विश्व हिंदी सचिवालय के विकास एवं अनुसंधान सहायक डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ सर के प्रति भी हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत ही संक्षेप में क्योंकि ढाका विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग पहली बार जुड़ा है विश्व हिंदी सचिवालय के कार्यक्रम में, तो मैं बहुत ही संक्षेप में हमारे संस्थान और हिंदी पाठ्यक्रम का परिचय देते हुए कविता के बारे में 2 बात बता के अपनी वाणी को विराम दूंगा। 1 जुलाई 1921 ईस्वी को स्थापित ढाका विश्वविद्यालय बांग्लादेश के सबसे पुराना और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जिसका देश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण शैक्षणिक योगदान है।
1971 ईस्वी के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में ढाका विश्वविद्यालय ने अहम भूमिका निभाई है। ढाका विश्वविद्यालय में 1 जुलाई 1974 ईस्वी को स्थापित आधुनिक भाषा संस्थान विभिन्न विदेशी भाषाओं के साहित्य और संस्कृति के अध्ययन तथा शोध हेतु एक प्रमुख संस्थान है। ढाका विश्वविद्यालय के आधुनिक भाषा संस्थान द्वारा बांग्ला, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, हिंदी, इतालवी, जापानी, कोरियाई, फारसी, रूसी, स्पेनी, तुर्की और मालय भाषा के अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। 7 जून 2015 ईस्वी को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ढाका विश्वविद्यालय के आधुनिक भाषा संस्थान में हिंदी विभाग का उद्घाटन किया। वर्तमान में आधुनिक भाषा संस्थान द्वारा हिंदी विभाग में 4 पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। पहला पाठ्यक्रम है एलिमेंटरी सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज। ये 10 क्रेडिट का कोर्स है, 150 घंटे का 1 वर्ष समयावधि का अंतर, जो कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस के अनुसार A1 लेवल के कोर्स है। दूसरा जो पाठ्यक्रम है प्री इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज, ये भी 1 साल का है, ये भी 10 क्रेडिट का कोर्स है। ये CFR के अनुसार A2 लेवल का कोर्स है। और डिप्लोमा इन हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज, ये 180 घंटे का कोर्स है, ये भी 1 साल का है और ये CFR के अनुसार मानदंड के अनुसार B1 लेवल का कोर्स है। और हायर डिप्लोमा इन हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज, ये भी 12 क्रेडिट का कोर्स है, ये भी 1 साल का है, 180 घंटे का, और ये CFR कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस के मानदंड के अनुसार B2 लेवल का कोर्स है। तो हमारे यहाँ जो है, क्योंकि हमारी मातृभाषा बांग्ला है और यह सब कुछ बांग्ला में ही होते हैं, लेकिन आधुनिक भाषा संस्थान जो है वो विदेशी भाषाओं को शोध और संस्कृति को लेके काम करते हैं। तो हमारे यहाँ जो एलिमेंटरी सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज, सबसे पहले विद्यार्थी इसी कक्षा में आते हैं और उसके बाद वो अपर ग्रेड में जाते हैं। तो एलिमेंटरी सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी में आने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है उनको 12 पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, और सेकंड डिवीजन में, द्वितीय श्रेणी में 12वीं पास होना चाहिए किसी भी विभाग से। तो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के शिक्षक, सरकारी अधिकारी, व्यवसायी, कलाकार और जो साधारण विद्यार्थी है जो दूसरे विषय में पढ़ाई करते हैं, जैसे कि आपने देखा है हमारा जो विद्यार्थी हंसना है ना, वो एक सिविल इंजीनियर है। ऐसे हमारे यहाँ और भी बहुत इंजीनियर, डॉक्टर, चिकित्सक और बहुत सारी ऑक्यूपेशन के लोग हमारे यहाँ आते हैं। तो हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम है वहाँ पर विदेशी भाषा के रूप में हिंदी भाषा के शिक्षण में हम भाषाई कौशल के 4 जो कौशल है, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल, ये 4 कौशलों के ऊपर हम बल देते हैं कि विद्यार्थी को 4 कौशल में हम पारंगत करना चाहते हैं। तो इसी हिसाब से हमारा जो पाठ्यक्रम है इनमें एलिमेंटरी और प्री इंटरमीडिएट में 3 पेपर है और डिप्लोमा और हायर डिप्लोमा में 4 पेपर है। तो जो फर्स्ट पेपर जो है, पहला पत्र, उनमें हम उनको जो वर्ण विचार, शब्द रचना, शब्द संपदा और व्याकरण के बारे में प्राथमिक जानकारी देते हैं। और जो सेकंड पेपर है उसमें हम बहुत सारी, जैसे एलिमेंट्री लेवल में हम उनको कविता सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, भारत के मानचित्र के बारे में बताते हैं, भारत के त्योहार, रीति रिवाजों के बारे में हम बताते हैं। और थर्ड पेपर में हम उनको पढ़ाते हैं, कुछ चुनिंदे लेखक और कवियों के कविता और पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। और धीरे धीरे जब ये प्री इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, हायर डिप्लोमा लेवल में जाते हैं तब बाकी सब रहता है, जैसे व्याकरण और जो व्याकरण जो है वो थोड़ी गहराई से हम पढ़ाते हैं और साहित्य की जो विधाएं है उनके साथ हम उनको परिचय कराते हैं।
जैसे गद्य विधा और पद्य विधा। तो गद्य विधा में हम आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल के कवियों को चुनते हैं, और पद्य में भी हम ऐसे लेते हैं। और प्री इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, हायर डिप्लोमा में हम उनको गहरी लेवल स्तर पर अध्ययन कराते हैं। और बांग्लादेश भारत दोनों के साहित्यकारों को हम समांतर रूप से पढ़ाते हैं। जैसे कि हमारे विद्यार्थी भारतीय साहित्यकार के बारे में भी जानते हैं, और साथ साथ वो बांग्लादेश के जो साहित्यकार है उनके बारे में भी हिंदी में जानते हैं। तो बाद में जो वो हमारे विद्यार्थी जो काम करते हैं, उन्होंने बांग्लादेशी बांग्ला भाषा में जो लिखते हैं, उनको भी साहित्यकारों की जो रचना है उनको वो हिंदी में अनुवाद का कार्य करते हैं। और हिंदी के विभिन्न विधाओं में लिखी हुई जो साहित्य कर्म है वो उन्होंने उनको बांग्ला में अनुवाद करते हैं। और समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं अभी बहुत ही संक्षेप में कविता के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूँ। जब भी कविता की बात आती है तो सबसे पहले मेरे मन में आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि ग्रंथ में कविता क्या है शीर्षक निबंध में कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी को जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों में मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुंचते हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, वो अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है। हमारे विचार में, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे विचार में कविता धीरे धीरे पढ़ने और महसूस करने की चीज है, क्योंकि हम समझते हैं उसे कविता को मन में उतारने में काफी समय लगता है। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वो उभर आती है। इसीलिए हम सबसे पहले विद्यार्थी को कविता सुनाते हैं और उसके बाद इस कविता का जो अर्थ है उसको हम उनको समझाते हैं, और इस कविता के साथ जुड़े हुए जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम उनको बताते हैं। और फिर उनसे हम सुनते हैं कि इस कविता सुनने के बाद उनके मन में कविता के बारे में कैसा चित्र बनता है। फिर हम मिलके कविता का चर्चा करते हैं। और ऐसे ही हमारे विद्यार्थी जो चार कौशल है, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल में और दक्षता प्राप्त करते हैं। हमें मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाने से पहले गोपाल दास नीरज जी के दो पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गोपाल दास नीरज जी ने कहा है, जिसमें हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, अरे प्रकृति का यही नियम है, रुदन के पीछे गायन है, पहले रोया करता है नभ, पीछे इंद्रधनुष छाता है, रोने वाला ही गाता है। इसीलिए हमें आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सुनने के लिए, और बांग्लादेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। बांग्लादेश में हिंदी की पढ़ाई की रूपरेखा देने के लिए और इस ज्ञानवर्धक एवं प्रभावोत्पादक वक्तव्य के लिए श्री अंजन रंजन दास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनसे इतना ही कहेंगे, आभार देखा होबे। आज के आभासी जी सर, आज के इस आभासी कार्यक्रम के अगले चरण का संचालन करेंगे हिंदी से प्यार है के संस्थापक माननीय श्री अनूप भार्गव जी। आप अमेरिका में हिंदी भाषा तथा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। मैं मंच और मंच संचालन दोनों आपके हाथों में छोड़ता हूँ। धन्यवाद सोमदत्त जी। आशा है आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। मैं माफी चाहूंगा, मैं बिल्कुल क्लियर है सर। लेकिन सबको सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पुष्पिता जी को प्रणाम मेरा। मोना कौशिक जी दिख रही हैं मुझे बल्गारिया से, उनको भी नमस्कार।
बाकी सभी को भी मेरा नमस्कार। तो मुझे 2 काम दिए गए हैं जहाँ तक मेरी समझ है कि एक तो मैं आदरणीय पुष्पिता जी का मैं परिचय करवाऊं, लेकिन उससे पहले मुझे माधुरी जी की तरफ से आदेश हुआ है कुछ कविता सुनाने का भी। तो मेरे ख्याल से मैं दूसरा काम पहले कर देता हूं, क्योंकि अध्यक्षीय भाषण के बाद कुछ हो नहीं सकता। तो सबसे पहले तो मैंने जो भी सुना आप सब लोगों को बहुत ही आनंद आया और देखकर खुशी हुई कि जो हिंदी का बीज है वो दूसरे देशों में भी पल्लवित हो रहा है। और यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जो एक प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है अन्य पत्रिका के नाम से, जो कि अभी 12 देशों से निकल रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जो भारत से बाहर हैं और जो हिंदी के प्रति और उसमें हमें सहयोग दें, अपनी रचनाएं भेजें, हमें खुशी होगी, है ना। चलिए, अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक अपनी छोटी सी कविता मैं सुनाना चाहूंगा। इस कविता का मैंने ये खास तौर से इस अवसर के लिए चुनी है क्योंकि इस कविता का शीर्षक ही है कविता बनी, है ना। तो इसमें मैंने कुछ अलग अलग बिंब लिए हैं कि कविता का जन्म किन किन परिस्थितियों में होता है ना। तो ये आपको थोड़ा सा इससे आपको विचार मिलेगा कि कविता कैसे जन्म लेती है। तो मैं सीधे कविता पे आता हूँ। कविता का शीर्षक है कविता बनी। तो पहला बिंब देखिए कि जब टूटते मूल्यों और विश्वासों की श्रृंखला में जब खुद से न बनी, कविता बनी। कि जब आदमी को अपने चारों तरफ विरोधाभास दिखाई देते हैं, है ना। तो जब टूटते मूल्यों और विश्वासों की श्रृंखला में जब खुद से न बनी, कविता बनी। और दूसरा बिंब देखिए कि कल्पना की उड़ान में, सपनों के जहान में, कल्पना की उड़ान में, सपनों के जहान में मिट्टी के घरौंदे बनाते जब उंगलियां सनी, कविता बनी। अगला देखिए कि फूलों से गंध चुरा, तितली से रंग, कि फूलों से गंध चुरा, तितली से रंग, एहसास के समंदर में सीपियां चुनी, कविता बनी। और कुछ कहा ना सुना, सिर्फ देखा किए, प्रणय की चरम अनुभूति। कि कुछ कहा ना सुना, सिर्फ देखा किए, मूक थे होंठ फिर भी सुनी, कविता बनी। और अगला देखिए कि बात मन से कही, बात मीठी कही, है ना। कविता की जो 2 जरूरतें हैं कि बात मन से कही, बात मीठी कही, और ढली शब्दों में जब चाशनी, कविता बनी। और अंतिम चरण है इसका कि सिर्फ अपनी नहीं, पीर जग की सही। कविता का जो सामाजिक दायित्व है कि सिर्फ अपनी नहीं, पीर जग की सही, और पूरे युग की व्यथा शब्दों में जनी, कविता बनी, कविता बनी, कविता बनी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो काम मैं करना चाहता हूं वो उस पे मैं आता हूं, और वो है आदरणीय पुष्पिता अवस्थी जी का परिचय, है ना। तो पहली बात तो ये है कि पुष्पिता जी को एक विदुषी के रूप में जो उनका परिचय है वो तो बहुत लंबा परिचय है ना। मैं उसमें से कुछ बातें मैं बोलूंगा, लेकिन उससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मेरे लिए है और वो मेरा जो सौभाग्य है कि उन्हें मुझे निजी रूप से जानने का सौभाग्य रहा है। पुष्पिता जी से कई
हिंदी सम्मेलनों में मुलाकात हुई और सीधे सीधे उनकी, जहां एक तरफ उनकी विद्वता ने प्रभावित किया मुझे, वहीं दूसरी ओर उनका जो जिसको मैं कहना चाहूंगा हंसमुख व्यक्तित्व है और जीवंतता जो है उनके व्यक्तित्व में, वो भी प्रशंसा के लायक है। हल्के फुल्के क्षणों में हमने बहुत सी कविताएं एक दूसरे को सुनाई, बहुत लोकगीत जो पुष्पिता जी के जबान पे चढ़े हुए हैं मुझे सुनने का मिला। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आज मुझे कहा गया कि मुझे उनका परिचय का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए अब मैं थोड़ा सा जो औपचारिक परिचय है वो करा देता हूँ। पुष्पिता जी का जन्म काशी में हुआ और जहाँ तक मुझे पता है वहीं पे उनका लालन पालन और वहीं पे उनके व्यक्तित्व का, जिसको मैं कहूँगा, निर्माण हुआ। और जो अध्ययन हुआ वो भी लगभग मुख्य मैं कहूँगा कि बनारस में ही हुआ। और वहाँ पर जो प्रमुख जिनके अध्ययन ने पुष्पिता जी को प्रभावित किया, उसमें कई नाम आते हैं। जिद्दो कृष्णमूर्ति जी का, दार्शनिक अरविंद जी का, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, तो इनका गहन अध्ययन किया उन्होंने। और वो अध्ययन जो है वो उनकी बातों में और उनके लेखन में पूरी तरह से झलकता है ना। इसके अलावा एक बात जो और मैं रेखांकित करना चाहूंगा वो है पुष्पिता अवस्थी जी का सूरीनाम में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसमें उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। वहां पर वो प्रथम सचिव के रूप में कार्यरत थी उस समय, और वो विश्व हिंदी सम्मेलन मुख्यतः उनके प्रयासों से संभव हुआ। तो मैं अगर उनका पूरा परिचय पढ़ता जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम सीधे सीधे मैं आमंत्रित करता हूं पुष्पिता जी को कि वो आए और हमें 2 शब्द कहें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आत्मीय अनूप भाई को। जब इतने अपने लोग जब अपने बारे में कुछ कहते हैं तो मुझे कहीं कहीं लगता है कि वो अपने बारे में भी बता रहे हैं, क्योंकि जब तक सहृदयता नहीं होगी तब तक कुछ भी समझना इस दुनिया में मुश्किल होगा। मैं आभारी हूँ अनूप जी की और उनकी टेक भरी कविता की भी, कि कविता कैसे बनी, और शायद ऐसे ही जीवन भी बनता है। ऐसे ही जीवन में जब कौंध जागती है तो कविता बनती है। मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर माधुरी रामधारी जी की, जो विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव। उन्होंने इस आयोजन की श्रृंखला में, जो चौथे शीर्षक पर है, नंबर पे है, वैश्विक हिंदी कविता के परिदृश्य को रचा है। और इसके लिए वो जितना अनुसंधान करती हैं अपने विवेक से, अपनी प्रज्ञा से, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए या जितना सीख हम सभी लोगों को लेना चाहिए संस्था चलाने के लिए और हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए। वस्तुतः हिंदी का वैश्विक प्रचार प्रसार करना भारतीय संस्कृति का प्रचार करना है, मनुष्यता का प्रचार करना है, संस्कृति का प्रचार करना है, मनुष्यता की जो संत परंपरा है उसका प्रचार करना है। इसलिए कविता के इस आयोजन में जब जीवन महासमर में लगा हुआ है, कहीं राजनीतिक समर भी होता है तो आम जनता जो है उसमें उसी तरह से समिधा की तरह प्रज्वलित होती रहती है। तो ऐसा लगता है कि इस समय कविता की जरूरत पूरे विश्व को है, क्योंकि कविता ही संवेदनाओं की जननी है। कविता की कोख से संवेदनाएं जन्मती हैं, जबकि कुछ लोग कह सकते हैं कि संवेदना की कोख से कविता जन्मती है।
इन दोनों में परस्पर अनन्योनाश्रित संबंध है और इसका निर्वाह होना चाहिए। मैं इस पूरे के पूरे काव्य प्रसंग में और इस आज की संगोष्ठी में मैं इतनी बार रोमांचित हुई, और हमारी तरह आप सब भी हुए होंगे। जो कविता का पाठ कर रहे थे वो छात्राएं भी, और जो कविता पर भाषण दे रहे थे वे भी, और उनके साथ साथ सुनने वाले भी। तो ये जो संवाद में तादात्म्यकरण बना है, ये कविता की ताकत है। कविता के संप्रेषण में, संभाषण में ये स्थितियां होती हैं। जब बांग्लादेश से रसना हसना हेना जी ने काव्य पाठ किया और रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी, तो कविता पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद उनके ऊपर जो रोमांच के कण, उनके चेहरे पे जल कण उनके कपोलों पर दिख रहे थे, जिससे उन्होंने पूछा, ये बताता है कि कविता किस तरह से हार्दिक संवेदनशील श्रम है। और पूरी अभिनय के साथ, कहा जाए मंच पर जितना संभव हो सकता है, बहुत ही भावपूर्ण कविता पढ़ी और बहुत अच्छी कविता इन्होंने चुनी। उसी तरह से जब एलिना नी ने अपनी कविता, छोटी सी कविता पढ़ी, लेकिन उस कविता के चयन में और उसके पाठ में जो प्रभावक क्षमता थी, अद्भुत थी। स्टेफिना निकोलोवा ने जो कविताओं का चयन किया कुंवर नारायण जी की, वो भी अद्भुत थी। और उसके बाद जब उन्होंने कविता पढ़ी, मेरा गांव सो रहा है, तो मुझे लगा कि ये बल्गेरिया में लिखी गई कविता कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के गांव के लिए भी कही जाए, कि हम भारत के लोग भी कहें कि हमारा गांव सो रहा है। एक मातृ हृदय, स्टेफिना स्त्री हैं, स्त्री हृदय हैं। एक मातृ हृदय जिस तरह से अपने परिवार की चिंता कर सकता है, अपने गांव की चिंता कर सकता है, स्टेफिना ने उसी तरह से एक माँ की तरह, एक कवि की तरह, और कवि हृदय में मातृत्व होता है क्योंकि वो सृजन कर रहा होता है। विद्यानिवास मिश्र जी कहा करते थे कि रचना के क्षणों में स्त्री और पुरुष के रूप में व्यक्ति विभाजित नहीं होता है। रचना के क्षणों में पुरुष भी स्त्री होता है, क्योंकि वो उसी तरह संवेदनशील होता है। और ये बहुत गहराई से इन कवियों ने जब काव्य पाठ किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी और आप लोगों ने भी अनुभव की, क्योंकि मैं कोई विशेष नहीं कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ जो आपने अनुभव किया, क्योंकि वही हमने भी अनुभव किया। तो आप ये देखेंगे कि जो जिस धरती का होता है, जैसे माँ, अगर रशियन माँ अपने बच्चों को भाषा सिखाती है तो उसके फोनेटिक्स, उच्चारण रशियन होते हैं। तो ये जो माँ है वो उस मातृभूमि से है, तो मातृभूमि की सारी विशेषताएं कविता लिखने, कविता बोलने वाली की वाणी में आ जाती है। इसलिए हर देश के उच्चारण अलग होते हैं, पर जब वो दूसरी भाषा सीखता है तो उस भाषा को सीखने में वाणी में जो समागम होता है उच्चारण का, और जो टोन बनता है, क्योंकि जब मैं सूरीनाम में थी, जैसा कि अनूप भाई ने उल्लेख किया विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान, और वहां पे 16 देशों के लोग रहते हैं और करीब 6-7 देशों के लोग एक साथ हिंदी की कक्षा में आते थे, तो उनको हिंदी सिखाने के लिए 6 भाषाओं के लोग कैसे हिंदी सीख सकते हैं, एक मैंने किताब लिखी, जिससे मुझे भी सुविधा होती थी और उन्हें भी होती थी कि 6 भाषाओं के लोग कैसे लिख सकते हैं हिंदी और कैसे बोल सकते हैं हिंदी। तो मुझे वो दिन याद आ रहे थे कि भाषा शिक्षण का जो कार्यक्रम है, या जो भाषा शिक्षण का की जब प्रस्तुति होती है, तो वो भी एक कविता की तरह ही होती है, वो भी एक सृजन की तरह ही होती है। जिस तरह से कविता एक रचना है, वैसे ही भाषा सिखाना भी एक रचना है। इसके साथ साथ कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति कविता लिखे, लेकिन ये जो कार्यक्रम माधुरी जी ने नियोजित किया है, इसका एक लक्ष्य ये भी है
कि विश्व स्तर पर संवेदना और अधिक पारदर्शी हो, संवेदनाओं का प्रसार हो। व्यक्ति जब कहे भाई तो अनुभव करे भाई, जब कहे माँ तो माँ के लिए समर्पित हो जाएं, जब कहे बहन तो बहन के लिए उनका जी जो है पूरी तरह से आलोड़ित हो उठे। इस संवेदना के विस्तार के लिए आवश्यक है कि कविता पर बात की जाए। और विश्व हिंदी सचिवालय के द्वारा ये जो कार्यक्रम है और आज का जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में मुझे ऐसा लगा कि इस कविता के इस कार्यक्रम में, जैसे कविता एक वृक्ष है, उस वृक्ष की जड़ें भी हैं, तना भी है, शाखाएं भी हैं, पत्ते भी हैं, फूल भी हैं और फल भी हैं। हिंदी कविता का पूरा ये वृक्ष जो है आज मुझे विश्व हिंदी सचिवालय के द्वारा आयोजित हुआ दिखाई दिया। तभी कुछ लोगों ने हिंदी शिक्षण बांग्लादेश में, जिस तरह से अंजन जी ने बताया, वहां हिंदी की शिक्षा कैसे हो रही है, 1921 से किस तरह से उसके राजनीतिक संघर्ष के साथ साथ हिंदी के स्थापन का जो संघर्ष है वो बताया। मोना कौशिक जी ने बुल्गारिया में हिंदी के किस तरह से विकास हो रहा और बुल्गारियन विद्यार्थी किस तरह से हिंदी सीखते हैं, इसको उन्होंने विस्तार से बताया। और पूरी तरह से कहा जाए कि उनके साथ जो एक तादाद में बनने के बाद, जुड़ने के बाद जो प्रस्तुति होती है, उस रूप में उन्होंने कहा। ये एक बड़े महत्वपूर्ण आयोजन का क्षण है। और इसी क्रम में जो श्रीमती यूलिया जी ने, जो रविन्द्रनाथ टैगोर में कितने वर्षों से पढ़ा रही हैं, कई भाषाओं को जानती हैं। देखिए, जो कई भाषाओं को जानता है उसके हिंदी भाषा का उच्चारण ज्यादा स्पष्ट है। कारण ये कि वो कई फोनेटिक्स के अभ्यास से उसकी जिह्वा गुजर चुकी। तो जब कई ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास वाणी को होता है तो हिंदी भाषा का उच्चारण अधिक शुद्ध होता है, अधिक स्पष्ट होता है। और यही कारण है कि संस्कृत भाषा का व्यक्ति और हिंदी भाषा का व्यक्ति जब किसी भी देश की भाषा सीखता है तो उसके उच्चारण बहुत शुद्ध होते हैं। जब मैं डच भाषा बोलती हूँ या बांग्ला भाषा बोलती हूँ या फ्रेंच, संस्कृत, हिंदी तो हमारी अपनी कहा जाए कि मातृभाषा, हम जिससे हमें हमारी पूरी देह बनी है, जिससे हमारे मानस की कोशिकाएं रचित हैं, जिससे हमारा हृदय तरंगित हो उठता है, वो भाषा है हिंदी। और हिंदी भाषा का इसीलिए व्यक्ति पूरे विश्व में कोई भी भाषा पूरी हार्दिकता के साथ सीखता है, पूरी आत्मीयता के साथ सीखता है। और विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति में हिंदी संस्कृति की ताकत की वजह से हम किसी भी देश की संस्कृति में विलय कर जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। यही कारण है इतने वर्षों से अनूप जी अमेरिका में, हम लोग सारे के सारे लोग, और जो महत्वपूर्ण भूमिका विश्व में हिंदी और भारतीय संस्कृति के स्थापन का कार्य किया है वो है हमारे भारतवंशियों की 5 पीढ़ी, जो 1834 से लेकर 5 पीढ़ियों ने जो अपना विकास किया है वो अद्भुत है। अभी भारत सरकार उसको उस रूप में नहीं देख पा रही है। जिस तरह से प्रवासी दिवस होता है वैसी भारतवंशी दिवस मैं चाहती हूँ कि अलग से मनाया जाए। और मैं माधुरी रामधारी जी से निवेदन करूंगी कि इसका वो प्रस्ताव भेजें और मैं इसकी तैयारी करवाने के लिए उनके साथ हूँ। और भी बहुत सी योजनाएं हैं। मेरी इसी क्रम में एक किताब है भारतवंशी भाषा एवं संस्कृति, जिसने पूरे विश्व में भारतवंशियों की जो भाषा और संस्कृति है उस पर शोध परक वो किताब है, किताबघर से प्रकाशन है। और ये पहला काम है, पहली पुस्तक है भारतवंशियों के, विश्व के भारतवंशियों के संघर्ष की भाषा और संस्कृति को लेकर। और इसी के साथ साथ मैंने जो हिंदी साहित्य कोश भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से तैयार हुआ है और वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया, उसका जो भारतवंशी वाला अध्याय है वो पूरा अध्याय मेरे शोध के द्वारा लिखा गया है। तो माधुरी जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आज के इस कविता के वृक्ष के कार्यक्रम के लिए। और इसके साथ अंत में मैं कहना चाहूंगी कि कविता सब लोग नहीं लिखते, लेकिन कविता सब लोग पढ़ सकते हैं। अनुवाद का काम तो अधिकांश लोग कर सकते हैं। इस तरह से कविता का अनुवाद करना, कविता को पढ़ना, एक कविता अगर रात में सोते समय आप पढ़ लें तो मुझे लगता है उससे बड़ी औषधि अपनी आत्मा, अपने चित्त और चेतना से जुड़ने का और दूसरा कोई उपक्रम नहीं हो सकता है।
क्योंकि जो मैं कविता लिखते समय अनुभव करती हूँ रात्रि में, मैं सोचती हूँ कि कविता पढ़ते समय भी पाठक वैसा ही अनुभव करें। और अब अंत में जो मेरी एक किताब है वो है आंखों की हिचकियां। वैसे तो हिचकियां, लोग हिचकी आती है जब किसी की याद आती है। कई बार ऐसा हुआ कि माधुरी जी ने जब मुझे याद किया तो मैंने यहाँ से फोन किया। तो पर आंखें जब फड़कती है तो उसे क्या कहा जाए, तो मैंने एक शब्द गढ़ा, आंखों की हिचकियां। और उसी में कालिदास से लेके अब तक लोग कहते आ रहे हैं प्रेम के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है प्रेम में, और जो छूट जाता है वही स्पंदित होता रहता है, चेतना में बचता रहता है। तो मैं पढ़ती हूँ, कभी नहीं कहा, उसने कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्रेम करती है। उसने कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्रेम करती है। सिर्फ मेरी धड़कनों के साथ धड़कती रही वो, मेरी करवटों के साथ करवटें लेती रही वो, मेरी चुप्पी में भी मेरे भीतर बोलती रही वो, मेरी सांसों में शांति रही अपने सपने, मेरे हृदय के स्वाद के लिए, मेरे हृदय के स्वाद के लिए खुद को घोलती रही मुझ में। पर उसने कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्रेम करती है। पर उसने कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्रेम करती है। उसने कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्रेम करती है। सिर्फ मेरी धड़कनों के साथ धड़कती रही वो, मेरी करवटों के साथ करवटें लेती रही वो, मेरी चुप्पी में भी मेरे भीतर बोलती रही वो, मेरी सांसों में शांति रही अपने सपने, मेरे हृदय के स्वाद के लिए खुद को घोलती रही मुझ में। पर उसने कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्रेम करती है। प्रायः हम स्त्रियां जब आपस में संवाद करते हैं तो कभी नहीं कहते हैं एक दूसरे को, हम स्त्रियां आपस में, कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। लेकिन अपनी स्त्री मित्रों के साथ हम उनके साथ सपने देखते हैं, उनकी कल्पनाओं को साकार करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। वो कहीं ना कहीं उनके सपनों के साथ खुद को घोलना होता है। आज भी जिन लोगों के साथ हमारा संवाद हुआ, मैंने उनको सुना, उन्होंने मुझे सुना, हम लोगों ने एक दूसरे को शब्दों के माध्यम से एक दूसरे में विलय किया। मैं सबके प्रति आभारी हूँ। और इसमें जो सोमदत्त काशीनाथ जी, उनका संचालन अद्भुत था, मैं उन्हें भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ। और माधुरी जी को पुनः हमारा आभार, और अनूप भार्गव भाई को जिन्होंने मेरा परिचय दिया और आप लोगों से एक रिश्ता जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन सुंदर शब्दों के लिए प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। मंच आपको सौंपते हैं सर। नमस्कार सबको और बहुत बहुत आभार काशीनाथ जी। आज के इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि ये हमारे लिए एक अद्भुत मंच इसलिए भी है, जैसा कि मैम ने, पुष्पिता अवस्थी मैम ने कहा है, और ये अद्भुत मंच इसलिए भी है क्योंकि इसमें हिंदी के छात्र हैं, हिंदी के अध्यापक हैं, और हिंदी के जो अध्यापन के अतिरिक्त जो शिक्षा कर्मी हैं, हिंदी कर्मी हैं, वो सब इस मंच के माध्यम से जुड़े हैं। तो ये एक तरह का अभिनव संगम, और जिसे आप कह सकते हैं कि प्रयागराज कहिए इसको, हिंदी का प्रयागराज है ये। तो उस हिसाब से हमारे लिए एक अच्छा है कि इस एक मंच के माध्यम से हम एक समेकित प्रयास के रूप में हिंदी शिक्षा अधिगम की विभिन्न परंपराओं और विभिन्न के पक्षों पर हम आज यहाँ चर्चा कर पाए हैं। मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी जी का सर्वप्रथम आभार प्रकट करता हूँ। आपको बहुत बहुत असीम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आंखों की हिचकियों के प्रकाशन के लिए। आप ईश्वर करे कि यह पुस्तक लक्ष्य वर्ग तक पहुंचे और इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो, और जो मर्म, जिस उद्देश्य से आपने इसको रचा है, वो अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे और उसके अंतिम जन तक पहुंचे, ताकि साहित्य, जो हमारा हिंदी साहित्य का संसार है, वो समृद्ध हो, इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ता रहे। आपने संवाद के गूढ़ मंत्रों को बताया, बहुत ही व्यावहारिक था, और छात्रों के लिए भी और अध्यापक के लिए भी, कि किस तरह से संवाद की शैली हम में परस्पर विश्वास जगाती है और हमें प्रगति की ओर आगे ले चलती है। आपके दिशा निर्देश भाषा शिक्षण के विविध कौशलों के बारे में आपने बताया, इन सब से निस्संदेह हम लोग लाभान्वित हुए हैं, और जो यहाँ पे छात्र और अध्यापक दोनों बैठे हैं, वो आपकी जरूर इस अनुभव का फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत आभार मैम आपका। मैं आभारी हूँ और
बल्गारिया से जुड़े हुए स्तोफनी निकोलोवा दिमित्रोवा का। आपने बहुत अच्छी कविता के माध्यम से मेरा गांव सो रहा है के माध्यम से आपने जिस संवेदना को व्यक्त किया, अभिव्यक्त किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आपकी भाषा, आपकी शैली, कविता की शैली बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत आभार आपका। मैं प्रतिभागी एलिना वादी मोनवा गुलोविच का आभारी हूँ। आपने हरिवंश राय बच्चन की कविता पढ़ी कि नवकरण से रथ सजा है। जी हाँ, हमने बचपन में भी हमने इन्हीं कविताओं के साथ अपनी जीवन की शुरुआत की थी और एक अद्भुत कविता है हरिवंश राय बच्चन की। बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही अच्छे, सरस और बड़े रोचक तरीके से आपने इसकी प्रस्तुति की थी। बहुत बहुत आभार। मैं रसना हसाना हेना, हिंदी छात्र, हिंदी विभाग, आधुनिक भाषा संस्थान की है, ढाका विश्वविद्यालय की। आपने एक तरह से ये लगे कि मुझे लग रहा था कि मैं किसी ऑडिटोरियम में बैठा हूँ और आपकी जो ओजस्वी शैली थी, जैसा कि मैम पुष्पिता मैम ने भी कहा कि वो निस्संदेह आपका प्रभावी तरीका था पढ़ने के लिए कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है, या फिर जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये है दोनों जीवन के बड़े कठोर सच है, यथार्थ सच है कि इनके आधार पर ये जीवन के दो मूल मंत्र हैं कि किसी दिन भी किसी भी व्यक्ति को हतोत्साहित कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि कभी तो उसका अपना टाइम आएगा और कभी एक न एक दिन जरूर वो अपनी कामयाबी और अपने हासिल के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो इसीलिए छात्र मन को तो है ही, हम सब के लिए ये है, लेकिन छात्र मन के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी है कि हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। मैं आभारी हूँ डॉक्टर मोना कौशिक जी का। आपने विभिन्न हिंदी की शैलियों के बारे में बात की। आप सोफिया विश्वविद्यालय में हिंदी पठन पाठन की प्रस्तुति से हम सबको लाभान्वित किया, उनके बारे में बताया। हिंदी शिक्षण अधिगम का प्राच्य विद्या के अंदर या भाषा विज्ञान, भाषा हिंदी भाषा अध्ययन के अंदर, भारतीय भाषा अध्ययन के अंदर किस तरह से हिंदी विदेशों में पढ़ाई जाती है, देशांतर में पढ़ाई जाती है, उन सब के बारे में जान करके हमारे लिए रोचक जानकारी थी, ज्ञानवर्धक जानकारी रही। और उनके लिए भी जो छात्र आगे चल करके इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाएंगे तो निस्संदेह उससे उनको सहूलियत मिलेगी। बहुत बहुत आभार आपका। मैं वेशुक यूलिया व्लादिमीरोनोवा, जो रविंद्रनाथ टैगोर पाठशाला की हिंदी की शिक्षिका है, रशिया से है। मैम, आपने हिंदी भाषा, कवियों, रचनाओं, इतिहास और परंपराओं के बारे में चर्चा की। निस्संदेह आपकी भाषा अच्छी है और एक अच्छी बात मुझे ये पता चली आपके माध्यम से कि आपके यहाँ पर समकालीन कवियों को भी पढ़ाया जाता है। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की चर्चा की, आपने गुलजार साहब की कविता की शायरी की चर्चा की और आपने गुलजार साहब के बारे में बताया भी और उनकी कविता का भी वाचन किया। बहुत ही अच्छा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई एक हिंदीतर भाषी इसका वाचन कर रहा है, पठन कर रहा है। बहुत ही अच्छा था और मुझे लगता है कि इसी तरह से जब हम आगे, जो दूसरे देश के लोग, दूसरे भाषा के लोग जब इन चीजों को पढ़ते हैं, सुनाते हैं, तो हम हिंदी वालों को जरूर एक दिशा निर्देश मिलता है, हम लोग प्रेरणा मिलती है। इसी तरह से हमारी हिंदी जरूर आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत आभार आपका। मैं अजय रंजन दास जी का, जो ओंजोय रंजन दास जी का आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने हिंदी पाठ्यक्रमों के बारे में बांग्लादेश में बताया, बहुत बहुत आभार। आपके पढ़ाने के जो आपने अनौपचारिक शिक्षा में हिंदी शिक्षण की बात की है, तो निस्संदेह हम लोग सबके लिए भी, हम लोग भी, हमारे यहाँ औपचारिक शिक्षण में हिंदी बहुत है, लेकिन अभी भी हम अनौपचारिक शिक्षण की बात अब हम भी कर रहे हैं और हम करते जा रहे हैं। इसमें आगे भी हम कुछ काफी प्रयास कर रहे हैं और मुझे जो आपका मॉड्यूल था उससे हमें भी सीखने की जरूरत है। ये बहुत ही अच्छा था, बहुत प्रेरणादायी है और आपने जिस समेकित रूप से उसे समझाया, निस्संदेह श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। आपको हार्दिक साधुवाद। इसके साथ मैं विश्व हिंदी सचिवालय के, आप सब लोग सुन रहे थे कि माधवी रामधारी मैडम ने इसके दिशा निर्देश में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और आपके प्रयासों से ये वैश्विक प्रयास की इस तरह से परिणत हो पाई है। आपका बहुत बहुत आभार। मैं अनूप भार्गव जी का आभारी हूँ कि आप कहीं यात्रा कर रहे थे, बावजूद आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत आभार। लेकिन इसके साथ समय कम है। मैं, आपने दिनकर जी की बात कही और मैं दिनकर की ही पंक्तियों से समाप्त करना चाहूंगा। ये आप सब के लिए और हम सब के लिए प्रेरणादायी है कि तेरे विचार के तार अधिक, तेरे विचार के तार अधिक, जितना चढ़ सके चढ़ाता चल, तेरे विचार के तार अधिक, जितना चढ़ सके चढ़ाता चल, पथ और नया खुल सकता है, आगे को पांव बढ़ाता चल।
पथ और नया खुल सकता है, आगे को पांव बढ़ाता चल। निस्संदेह इसी तरीके से हम सब जब मिल करके ये समेकित प्रयास हमारा इसी तरह से भगवान करे कि इसी तरह से हम आगे इसी दिन दूनी रात चौगुनी ऊंचाइयों और बुलंदियों के साथ हम हिंदी की विकास यात्रा में इसी तरह अपना योगदान देते रहें। बहुत बहुत आभार आप सबका, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मॉरिशस। नमस्कार। हम इस कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। सर जी ने सबको धन्यवाद कह दिया। अब जो हमारे साथ फेसबुक और जूम पर जुड़े हुए हैं उनको भी धन्यवाद, और हमारे तकनीकी सहयोग दे रहे प्रकाश वीर जी को भी धन्यवाद। यहीं पर हम इस कार्यक्रम को विराम करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार मैडम। सभी को नमस्कार।